फ्रेंड्स, वेलकम टू सोभिता अग्रवाल क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं एलटी ग्रेड इंग्लिश जो यूपी में होता है और उसका पार्ट 7 है ये एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्च यार्ड। तो पहले बेसिक सा जो इसका कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे। इसका पार्ट फर्स्ट है, एक और पार्ट बनेगा उसमें एक क्लियर हो जाएगा। देखिए, एलिजी रिटर्न कंट्री चर्च यार्ड कम्प्लीटेड 1750 एंड पब्लिश 1755। याद रखना इस पॉइंट को। वो लिखी थी, इन्होंने कंप्लीट की थी 1750 में और 1751 में ये पब्लिश हुई थी। एंड द पोएम्स ओरिजिन वाज इंस्पायर्ड बाय ग्रेज थॉट फॉलोइंग द डेथ ऑफ पोएट रिचर्ड वेस्ट। रिचर्ड वेस्ट जो थे, उनकी मृत्यु से इंस्पिरेशन इन्हें मिली थी और जिनकी मृत्यु हुई थी 1742 में। ओरिजिनली द एलिजी वाज टाइटल्ड स्टेंजा रोट इन कंट्री चर्च यार्ड। देखिए, जो टाइटल ये देना चाहते थे टाइटल द एलिजी वाज टाइटल्ड स्टेंजा रोट इन ए कंट्री चर्च यार्ड, ये देना चाहते थे इस टाइटल को, लेकिन वो टाइटल इन्होंने बाद में चेंज कर दिया। द पोएम वाज कंप्लीटेड व्हेन ग्रे वाज लिविंग सेंट जाइल्स। जब वो सेंट जाइल्स में रह रहे थे तो तब इन्होंने इस पोएम को कंप्लीट किया। और ये किस जगह थी? स्टॉक पोज ये जगह थी, इसीलिए चर्चयार्ड रेफर्ड इज चर्चयार्ड ऑफ स्टॉक पेज। इसी वजह से यही कारण है कि चर्चयार्ड रेफर्ड किया गया स्टॉक पेज के नाम से। तो अगर चर्चयार्ड का नाम आने लगे तो इसे याद रखना आप। इसको कंपोजिशन जब इन्होंने किया, आफ्टर कंपोजिशन ग्रे सेंट द पोएम टू हिज फ्रेंड होरेस वेलपोल। एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि उन्होंने किसे पोएम कंप्लीट करने के बाद भेजी थी? अपने फ्रेंड को भेजी थी, होरेस वेलपोल को, हु पॉपुलराइज्ड द पोएम अमॉन्ग लंदन लिटरेरी सर्कल। और इन्होंने इस पोएम को पॉपुलराइज किया था। पोएम जो है इन्होंने बताया द पोएम इज़ एन एलिजी नेम्ड बट नॉट इन फॉर्म। ये एलिजी नाम से है लेकिन फॉर्म में नहीं है। इट इम्प्लॉयज अ सिमिलर टू दैट ऑफ कंटेम्प्रेरी ओड्स, और इसे ओड्स की सिमिलरिटी के अंतर्गत रखा जाता है। बट इट इम्बॉडीज मेडिटेशन ऑन डेथ। ये पोएम क्या दिखाती है? हमें दिखाती है मेडिटेशन ऑन डेथ, डेथ के बारे में बताती है। डेथ के को अंदर से जब हम सोचते हैं क्या हमारी भावनाएं होती हैं उसके बारे में बताती है। रिमेम्बरेंस आफ्टर डेथ, और मृत्यु के बाद स्मृति के बारे में बताई जाती है इस पोएम के बारे में। द पोएम आर्ग्यूज दैट द रिमेम्बरेंस कैन बी गुड और बैड, कि याद अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है। नरेटर फाइंड्स कंफर्ट इन पॉन्डरिंग लाइव्स ऑफ ऑब्सक्योर रस्टिक बरीड इन चर्चयार्ड। और नरेटर जो हैं, जो थॉमस ग्रे हैं, वो कंफर्ट लेते हैं किस में? वो सोचते हैं, पॉन्डर करते हैं कि जो ये रस्टिक्स हैं, जो गांव के देहात के लोग जो इस चर्चयार्ड में बरीड हैं, उनके बारे में वो यहाँ पर इन पोएम्स में बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। देखिए, सबसे पहला जो स्टेंजा है पहले उसे देखेंगे हम। कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू होता है, कर्फ्यू टोल्स होता है घंटी बजना, कर्फ्यू घंटी बजना, ठीक है, घंटी बजना। नेल ऑफ पार्टिंग डे, नेल ऑफ पार्टिंग डे का मतलब होता है जो दिन जब समाप्त होने को होता है, जब दिन खत्म होने को होता है तो एक घंटी बजती है। लॉइंग हर्ड, लॉइंग का मतलब है यहाँ पर, लॉइंग का मतलब है आवाज़। विंड, विंड की आवाज़, हल्की हवा चल रही है मतलब। ओवर द ली, ली के ऊपर, ज़मीन के ऊपर हल्की हल्की सी मंद मंद हवा चल रही है और उसकी आवाज़ आ रही है। प्लोमैन, प्लोमैन है किसान। होमवर्ड प्लोड हिज वेरी वे, वेरी वे का मतलब थका हुआ रास्ता, मतलब कि वो थका हुआ उनका पूरा दिन रहा है तो वो अपने रास्ते पर चल रहे हैं। एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और वो किसान चलते चलते अंधेरा भी हो जाता है और इस संसार में अंधेरा भी हो जाता है उसके बाद, और मेरे लिए भी अंधेरा ही हो जाता है। आई होप जो पहला पैरा था ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड, नाउ फेड्स ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन साइट। अब जब शाम का समय है, जब दिन छिप रहा है, सूर्य ढल रहा है, तो ग्लिमरिंग होता है चमक। लैंडस्केप की जो चमक थी वो अब फेड हो रही है, वो डाउन हो रही है। एंड ऑल द एयर अ सोलमन स्टिलनेस होल्ड। सोलमन होता है गंभीर, स्टिलनेस शांति, और हवा में एक शांति सी बन गई है। सेव, सिवाय, सेव का मतलब है यहाँ पर सिवाय। वेयर द बीटल्स, बीटल्स
गुंजगुंजाने की आवाज़ करने वाला एक पतंगा सा होता है, व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइट, वो उड़ रहा है। मतलब हर जगह शांति है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ दें, अगर बीटल्स जो है जो आवाज़ करता है गुनगुनाने की, घ्रूं घ्रूं इस तरह की कुछ आवाज़ करता है, तो वो आकाश में उड़ रहा है, उसे छोड़ दें तो सब जगह शांति है। ड्राउजी टिंकलिंग, टिंकलिंग होता है घंटी की खनक, और ड्राउजी तो ऐसी खनक जो हमें शांति का प्रतीक करता है, हमें नींद से दिलाता है। लल होता है नींद दिलाना। डिस्टेंस फॉल, दूर से आ रही है, और घंटी की आवाज़ आ रही है दूर से, मतलब लैंडस्केप में की जो चमक है वो चली गई है और जो हवा है वो शांत हो गई है। लेकिन दो चीज़ें यहाँ पर है जो शांति को भंग कर रही है, एक तो बीटल्स की आवाज़ और साथ ही में दूर से घंटी की जो खनक की आवाज़ आ रही है, तो वो हालांकि वो शांति दे रही है लेकिन वो आवाज़ आ रही है। और सेव, इसके अलावा, सेव का मतलब यहाँ पर है इसके अलावा, दैट फ्रॉम योंडर आइवरी मेंटल टावर, इसके अलावा आइवरी मेंटल टावर का मतलब है यहाँ पर चर्च का जो टावर है उसे यहाँ पर रेफर किया गया है, योंडर सामने, इसके अलावा सामने का चर्च का टावर। मॉपिंग आउल्स, मॉपिंग होता है उदास, आउल का मतलब आपको पता है उल्लू। एक उल्लू चर्च के टावर पर बैठा हुआ है और वो मून को कंप्लेन कर रहा है, जो अंधेरा हो रहा है, रात हो रही है, चांद निकल रहा है, उसे कंप्लेन कर रहा है। क्या कंप्लेन कर रहा है? ऑफ सच, इस तरह का। और वॉन्डरिंग नियर हर सीक्रेट पावर, वॉन्डरिंग कोई व्यक्ति यहाँ पर घूम रहा है। व्यक्ति कौन है यहाँ पर? थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे अपने आप में ही बता रहे हैं कि जो उल्लू है वो मेरी शिकायत कर रहा है, किससे? चांद से। नियर हर सीक्रेट पावर, कि उसका जो सीक्रेट पावर है जहाँ पर वो रहता है, जिस जगह रहता है उल्लू, तो उसकी जो शांति है वो भंग की जा रही है। एंड मोलेस्ट होता है तंग करना। हर एंशियंट सॉलिटरी रेन, सॉलिटरी होता है जहाँ पर वो अकेले से शांति से जहाँ पर वो राज करता है उल्लू, तो उसका शांति वो भंग कर रहा है और मोलेस्ट तंग कर रहा है। तो थॉमस ग्रे अपने आप में बता रहे हैं कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं उल्लू की शांति को भी रात के समय भंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इधर उधर घूम रहा हूँ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स, एल्म्स एक पेड़ का नाम होता है, रग्ड होता है खुरदुरे, तो खुरदुरे पेड़ के नीचे। यू ट्रीज हरे हरे पेड़ जो होते हैं उनकी छाया के नीचे। वेयर हीव्स टर्फ, टर्फ होता है घास, हीव्स होता है ढेर। इन मैनी मॉल्डरिंग हीप, हीप यहाँ पर ढीप है, कब्र का नाम दिया है। मॉल्डरिंग होता है उभरे हुए, जैसे कब्र होती है वो उभरी हुई रहती है, वहाँ पर घास सी उग जाती है, उसका ढेर सा लग जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो वहाँ पर खुरदुरा सा वहाँ पर जो एल्म्स का पेड़ है और हरे भरे पेड़ के नीचे क्या है? कब्रें हैं। क्या है? कब्रें। तो मॉल्डरिंग हीप का मतलब है यहाँ पर कब्र। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, और प्रत्येक, अब यहाँ पर गांव के जो लोग हैं, जो पहले लोग जो हैं मर चुके हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, अपनी जो नैरो सेल है, जो उसका नैरो सेल का मतलब कि संकरा सा घर या जिस पर वो रह रहे हैं, मतलब जो कब्र हैं उनकी, वो वहाँ पर हमेशा के लिए लेट गए हैं, मतलब मर गए हैं। रूड फोर फादर्स, रूड का मतलब यहाँ पर सीधे साधे लोग हैं, ठीक है। और फोर फादर का मतलब पूर्वज। ऑफ हैमलेट स्लीप, स्लीप होता है सोना, हैमलेट गांव के लोग, गांव के लोग, जो गांव के लोग हैं, जो उनके पूर्वज हैं, जो मर चुके हैं, वहाँ पर उन कब्रों में वो आराम से सो रहे हैं, मतलब कि वो सब मर रहे हैं। अब वो जो उनके अंदर कब्रों में व्यक्ति हैं उन्हें ही रेफर कर रहे हैं। ब्रीजी कॉल्स ऑफ इंसेंस्ड ब्रीदिंग मॉर्न, ब्रीजी कॉल, ब्रीजी हवा, कॉल ऑफ इंसेंस्ड ब्रीदिंग मॉर्न, तो सुबह, मॉर्न का मतलब यहाँ पर सुबह के समय। इंसेंस्ड ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मतलब, इंसेंस्ड का मतलब है खुशबूदार हवा, सुबह के समय खुशबूदार हवा। इन लाइन्स का मतलब ये है। अ सेलो ट्विटरिंग, सेलो एक चिड़िया का नाम है, गोरैया ट्विटरिंग की आवाज़ कर रही है। फ्रॉम स्ट्रॉ बुल्ट शेड, घास के घोंसले में, अपने घास के, स्ट्रॉ होता है जो तिनके तिनके से जब वो घोंसला बनाती है उसके अंदर की बात की गई है यहाँ पर।
तो वहाँ पर वो चहचहा रही है। सुबह के समय की बात है। कॉक्स जो मुर्गा है अपनी बांग दे रहा है। क्लैरियन का मतलब है आवाज़, श्रिल, तेज आवाज़, जो मुर्गे की बांग की तेज आवाज़। इकोइंग हॉर्न, और हॉर्न सा बजना, जो मुर्गे की आवाज़ को यहाँ पर दिया है एक हॉर्न की तरह वो बज रहा है। नो मोर सेल राउज दैम फ्रॉम देयर लवली बेड, कि ना तो ये खुशबूदार हवा और न ही जो ये गौरैया चहका रही है और न ही मुर्गे की बांग या किसी भी तरह का हॉर्न। नो मोर सेल राउज दैम फ्रॉम देयर लवली बेड, इस बिस्तर से कोई उसे नहीं उठा सकता। उन जो व्यक्ति जो कब्र में लेटे हुए हैं उन्हें कोई भी नहीं उठा सकता। मतलब कि वो हमेशा के लिए मर गए हैं। मरे हुए व्यक्ति को कौन जगा सकता है? न तो खुशबूदार हवा और न ही कोई चिड़िया और न ही कोई कॉक। फॉर देम नो मोर ब्लेजिंग हर्ट, हर्ट होता है यहाँ पर चूल्हा, ब्लेजिंग होता है जलाना। शैल बर्न, उनके लिए कोई भी चूल्हा नहीं जलेगा। और बिजी हाउसवाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, और न ही कोई शाम के समय कोई हाउसवाइफ उनकी कोई केयर करे, क्योंकि वो मर गए हैं। मरे हुए व्यक्ति का कौन केयर करता है? कोई भी नहीं। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्ट देयर सायर रिटर्न, सायर का मतलब होता है फादर, ठीक है। न ही कोई जो बच्चा है दौड़कर आएगा अपने पिता के पास और क्लाइम हिज नीज, और घुटनों पर बैठ जाएगा। जैसे पिता काम करके आते हैं शाम के समय, बच्चे घुटने पर बैठ जाते हैं, प्यार करते हैं, किस करते हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं करेगा उनके लिए, क्योंकि वो मर चुके हैं। और किस टू शेयर, और एनविड का मतलब है यहाँ पर ईर्षा। जो बच्चे जो होते हैं ना, जैसे दो बच्चे हैं तो वे क्या करते हैं, एक दूसरे से ईर्षा करते हैं कि पिताजी मेरे प्यार करेंगे, पिताजी मेरा प्यार करेंगे। तो इस शेयरिंग पर भी अब उनके पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो मर चुके हैं, क्योंकि वो कब्र में दफन है। ऑफन डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यार्ड, एक समय की बात थी, ये किसान जो इस समय पड़े हुए हैं इन कब्रों में, बहुधा, ऑफन का मतलब यहाँ पर है बहुधा, हार्वेस्ट देयर सिकल यार्ड, सिकल का मतलब होता है एक औजार होता है। ये किसान अपनी फसलों को, यार्ड होता है झुककर, हार्वेस्ट होता है फसल, अपने झुककर फसलों को काटते थे। देयर फ्यूरो ऑफन स्टबर्न ग्लीब हैज़ ब्रोक, ग्लीब का मतलब है यहाँ पर जमीन, ठीक है। ग्लीब ग्लोब से लगा हुआ है यहाँ पर अर्थ। स्टबर्न कठोर जमीन, हैज़ ब्रोक तोड़ते थे, फ्यूरो अपने कुल्हाड़ी से, अपने हल से। एक समय की बात थी जब ये सब मजबूत थे तो अपने कुल्हाड़ी से, अपने हलों से ये कठोर जमीन को भी तोड़ देते थे। हाउ जोकर्न डिड दे ड्राइव देयर टीम अफवाइल्ड, हाउ जोकर्न, कितने ये खुश रहते थे एक समय जब वे अपनी टीम को, टीम का मतलब यहाँ पर पशुओं का जो समूह था, जब उन्हें वो चराते थे। हाउ बोर्ड द वुड बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक, और किस तरीके से जंगल भी, वुड से जंगल, जंगल की लकड़ियाँ वो काट कर लाते थे, किस तरीके से जंगल भी उनके सामने झुक जाता था। स्टडी मजबूत, जब वो प्रहार करते थे तो जंगल भी झुक जाता था जब वो लकड़ी काटते थे। अब ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल्स, एम्बिशन का मतलब है यहाँ पर अमीर लोगों को यहाँ पर बात की गई है और उन्हें फटकार भी लगाई गई है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल्स, यूजफुल टॉयल्स जो वो कठिन परिश्रम करते थे, अमीर व्यक्तियों को उनके कठिन परिश्रम का मजाक नहीं बनाना चाहिए। एम्बिशियस जो अमीर व्यक्ति होते हैं उन्हें मजाक नहीं बनाना चाहिए, मॉक होता है मजाक। देयर ओनली जॉयस, उनके जो उन्हें इन कार्य को करने में मज़ा आता था जो किसान थे, और जो डेस्टिनी थी उनकी ऑब्सक्योर थी, उनकी डेस्टिनी उनसे ये कार्य कराती थी, भले ही वो छोटे कार्य करते थे, लेकिन जो अमीर व्यक्ति हैं उन्हें कभी भी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नॉर ग्रैंड्योर हियर विद डिस्डेनफुल स्माइल, और न ही किसी, ग्रैंड्योर का मतलब है महान व्यक्ति या जो महान या अमीर जो लोग हैं, हियर विद डिस्डेनफुल स्माइल, कि उनकी कहानी को जब कोई सुने, या मैं जो एक कविता बोल रहा हूँ और कोई महान व्यक्ति से सुने, तो वो कोई डिस्डेनफुल स्माइल ना दे, मतलब उनके प्रति एक सहानुभूति का व्यवहार रखें। हम हंसते हैं ना कभी कभी, ऐसी हंसी जो हम
अंदर से छिपा कर रखते हैं, चिड़चिड़ाने वाले हंसी या किसी को चिढ़ाने वाली हंसी, तो ऐसी हंसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ पुअर्स, एनाल्स होता है हिस्ट्री, शॉर्ट छोटी और साधारण सी इनकी हिस्ट्री रही है इन गरीब व्यक्तियों की जो इन कब्रों में लेटे हुए हैं। हो सकता है अमीर जो व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, उनकी हिस्ट्री अच्छी हो, लेकिन इनकी हिस्ट्री नहीं है अच्छी, तो आपको इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बोस्ट, बोस्ट होता है ढींग हाँकना। ओप, हेराल्ड रॉय, हेराल्ड रॉय होता है अमीरी की जो ढींग हाँकते हैं। पॉम्प ऑफ पावर, और अपनी पावर को दिखाते हैं, उसको शो ऑफ करते हैं। ऑल द ब्यूटी द वेल्थ एवर गेव, जो भी वेल्थ दी गई है या जो भी सुंदरता दी गई है। अवेट्स अलाइक इनएविटेबल आवर, इनएविटेबल आवर का मतलब होता है मृत्यु आएगी ही। जो कोई व्यक्ति कितना ही फेंके या कितना ही डींग हाँके, चाहे अपनी महानता की या वेल्थ की कितनी भी बात करे, जो भी उसे दी गई है ईश्वर के द्वारा, इनएविटेबल आवर से वो नहीं बच सकता, मतलब कि उसे भी मरना होगा, उसे भी कब्र में जाना होगा। पाथ ऑफ ग्लोरी, रास्ता जो होता है महानता का भी, लीड बट टू ग्रेव, वो लीड तो कर सकता है, वो आगे बढ़ा सकता है, लेकिन जाता वो भी कहाँ पर है, कब्र में ही। चाहे व्यक्ति महान है, चाहे व्यक्ति तुच्छ है, उसके लिए 2.5 गज की जमीन ही, कब्र ही उसके लिए सब कुछ होता है। ये दोनों पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। नॉर यू ये प्राउड इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट, नॉर यू, अमीरों को ये बात कही गई है, ये प्राउड इम्प्यूट, इम्प्यूट होता है दोष देना, टू दीज द फॉल्ट, इनकी गरीबी के लिए तुम इन्हें दोष मत देना। इनकी परिस्थितियाँ ऐसी रही हैं, इन्हें गरीब होना पड़ा, लेकिन तुम इन्हें दोष इसके लिए मत देना। अमीर व्यक्तियों को फिर से सचेत किया गया है। इफ़ मेमोरी ओवर देयर टॉम नो ट्रॉफी रेस, भले ही इनकी मेमोरी में, मतलब इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि इनकी टॉम जो है, इनकी कब्र पर कोई भी ट्रॉफी नहीं है। जैसे कि जो महान व्यक्ति होते हैं उनकी कब्र जो होती है उन पर ट्रॉफीज़ रहती हैं, उन पर बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती हैं। ये चीज़ें इन गरीब व्यक्तियों पर, इन गरीब किसानों की कब्रों पर नहीं है। वेयर थ्रो द लॉन्ग ड्रॉन एसल फ्रेटेड वॉल्ट, देखिए वेयर थ्रो लॉन्ग ड्रॉन फ्रेटेड वॉल्ट, यहाँ पर क्या मतलब है कि इन्हें चर्च की बगल में जो है दफनाया गया है। इन्हें कहाँ पर दफनाया गया है, चर्च के बगल में। इन लाइंस का मतलब क्या है, चर्च की बगल में इन्हें दफनाया गया है। अपीलिंग एंथम स्वेल्स द नोट ऑफ प्रेज, और जो पीलिंग है, पीलिंग एंथम स्वेल्स नोट ऑफ प्रेज, और इनकी कब्र पर किसी भी तरह का कोई भी एंथम या कोई भी प्रशंसा नहीं लिखी गई है। इन्हें चर्च की बगल में तो दफनाया गया है, और न ही कोई नक्काशी है और न ही कोई ट्रॉफी है इनकी कब्र पर, तो तुम्हें इसके लिए इन्हें फॉल्ट नहीं देना चाहिए, इन्हें दोष नहीं देना चाहिए। अब फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, रेटोरिकल क्वेश्चन, कैन स्टोरीड अर्न एनिमेटेड बस्ट, क्या कोई कलश जिसमें कि एक कहानी लिखी गई हो महान व्यक्तियों की, या एनिमेटेड बस्ट का मतलब होता है मूर्ति, क्या कोई जो, अगर हम इनकी कब्रों पर मूर्ति भी लगा दें या कोई अच्छी सी कहानियाँ गढ़ भी दें, कोई ट्रॉफीज़ लगा भी दें, बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ, क्या इन्हें सांस दोबारा से लाई जा सकती है? नहीं लाई जा सकती। भले ही अमीर व्यक्तियों की कब्रों पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी रहती हैं और उन्हें अच्छी अच्छी जगह दफनाया गया होता है, इन्हें भले ही चर्च के बराबर में छोटी जगहों पर दफनाया गया है, अमीर व्यक्तियों को कहीं भी दफना सकते हैं और बड़ी बड़ी जगह पर दफनाया जाता है और उनकी कब्र पर नक्काशियाँ भी होती हैं, लेकिन क्या अगर हम इन गरीब व्यक्तियों के यहाँ पर हम कोई कलश या फिर कोई एनिमेटेड बस्ट होता है, बुत मतलब मूर्ति लगा भी दें, तो क्या इससे इनकी सांस वापस आ जाएगी? कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक साइलेंट डस्ट, क्या सम्मानजनक अगर कोई आवाज़ या कोई बात इनके यहाँ पर लिख भी दी गई तो वो प्रोवोक कर सकती है इस साइलेंट को, जो साइलेंट डस्ट है, जो धूल में ये मिल चुके हैं, क्या उसे जगा सकती है? और फ्लैटरी सूद डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ,
क्या कोई फ्लैटरी, अगर किसी प्रशंसा में या चापलूसी में कोई शब्द लिख ही दिए और वो इसे सांत्वना दे सकती है, किसे? मृत्यु को। मृत्यु की ठंडे जो कान होते हैं, क्या उन्हें दोबारा से जगा सकती है, या उनके कानों में वो फ्लैटरी ला सकती है कि मृत्यु से उन्हें जगा दे? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। चाहे वो अमीर है या गरीब है, कोई भी है, चाहे वो प्रशंसा करें या कुछ भी करें, उन्हें आप कब्र से नहीं जगा सकते। परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट इज लेड, हाँ शायद ये इस जगह, ऐसी जगह दफनाए गए हैं जहाँ पर लोगों की नज़र ना पड़े। नेग्लेक्टेड स्पॉट का मतलब है जहाँ पर नेग्लेक्ट किया गया हो, मतलब जिस जगह पर ज़्यादा आप ध्यान ना दें, ऐसी जगह पर इन्हें दफनाया गया है। सम हर्ट वंस प्रेग्नेंट विद सेलेस्टियल फायर, इनमें से भी कुछ व्यक्ति ऐसे रहे होंगे जिनके अंदर, प्रेग्नेंट का मतलब है यहाँ पर फुल ऑफ, जिनके अंदर पूरी उत्साह होगा, सेलेस्टियल फायर होगा, जिनके अंदर दैवीय उत्साह होगा। हैंड्स दैट रोड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेड, अगर उन्हें मौका मिला हुआ होता, ऐसे भी लोग यहाँ पर दफनाए गए होंगे। इन गरीब लोगों में अगर उन्हें मौका मिला हुआ होता तो वो क्या करते? वो रोड ऑफ एम्पायर, वो एम्पायर्स को भी चला सकते थे। स्वेड होता है इन्फ्लुएंस भी कर सकते थे लोगों को। वेक टू एक्सटेसी लिविंग लायर, और वो शासन भी कर सकते थे। इन लाइन्स का मतलब है वो शासन भी कर सकते थे अगर उन्हें समय में मौका मिला होता। और नीचे की लाइन का मतलब है वेक टू एक्सटेसी द लिविंग लेयर, लेयर का मतलब होता है वीणा, और कुछ बहुत ही सुंदर संगीत गाने वाले भी हो सकते थे, वीणा बजाने वाले भी हो सकते थे अगर उन्हें मौका मिलता, लेकिन उन्हें आप अमीर लोगों की तरह मौका नहीं मिला। तो इस तरह के नेग्लेक्टेड स्पोर्ट में जो लेटे हुए लोग हैं, ज़रूरी नहीं अगर उन्हें मौका मिला होता वो कुछ ना करते, हो सकता है वो बहुत कुछ कर देते। बट नॉलेज टू देयर आइज हर एम्पल पेज, नॉलेज होता है ज्ञान, टू देयर आइज हर एम्पल पेज, पेज होता है पन्ने, इनके लिए ज्ञान के पन्ने कभी खुले ही नहीं। इन्हें कभी इस तरीके का मौका मिला ही नहीं कि ये एजुकेटेड हों, इन्हें पढ़ाई की जाए, क्योंकि ये गरीब थे, गरीबी में इन्हें पढ़ाई का मौका नहीं मिला। रिच विद स्पॉयल्स ऑफ टाइम, जो अमीर होते हैं वो समय को बर्बाद करते हैं, लेकिन अगर इन्हें पढ़ाई का मौका मिलता तो ये अनरोल, ये पढ़ाई को कभी भी बर्बाद ना करते। अमीर व्यक्ति क्या होते हैं? वो समय को बर्बाद करते हैं। कई बार आपने देखा होगा अमीर व्यक्तियों के जो बच्चे होते हैं बिगड़ते हैं, नहीं वो पढ़ पाते, लेकिन गरीब व्यक्तियों के बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हो जाते हैं और वो पढ़ पाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर बताया कि अमीर जो होते हैं वे समय की बर्बादी भी करते हैं, लेकिन इन्हें पढ़ाई का मौका मिला ही नहीं। अगर शायद इन्हें पढ़ाई का मौका मिलता तो इसे यूटिलाइज करते। चिल पेन्यूरी, पेन्यूरी होता है गरीबी। रिप्रेस देयर नोबल रेज, उनके नोबल, जो उनके अंदर कुछ सज्जनता भरी या बड़े लोगों के सम्मान जितना वो प्राप्त कर पाते, अगर वो गरीबी उन्हें ना रोकती, रिप्रेस होता है ना रोकती, तो वो भी एक महान व्यक्ति हो सकते थे। एंड फ्रोज द जेन्युइन करंट ऑफ सोल, और उनकी जो सोल थी, जो उसका उत्साह था, गरीबी ने उस उत्साह को जमा दिया, ठंडा कर दिया, उस उत्साह को ख़त्म कर दिया। फुल मैनी ए जेम्स ओ प्योरेस्ट रे सिरेन, देखिए इन लाइंस को आप समझते हैं। जेम्स होता है हीरे, प्योरेस्ट रे ऑफ सिरेन, समुद्र जो होता है, समुद्र की गहराई में हीरे भी पड़े हुए रहते हैं। एंड डार्क अनफैंथम केव्स ऑफ ओशियन बियर्स, यहाँ पर इन लाइंस का मतलब है जेम्स जो होता है, प्योर जेम्स जो होता है, प्योर जेम्स जो होते हैं शांत समुद्र की गहराई में पड़े रहते हैं अगर हम उन्हें ना खोजें। ऐसे भी होता है कि कई सारे हीरो को आज तक ना खोजा गया हो, तो ऐसे भी हीरे हैं समुद्र की गहराई में जो पड़े रहते हैं। फुल मैनी फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन, वेस्ट इट्स स्वीटनेस टू डेजर्ट एयर, और बहुत सारे सुंदर सुंदर, फुल मैनी ए फ्लावर्स बोर्न ब्लश अनसीन, अब बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल जो होते हैं बिना देखे ही रेगिस्तान में भी उगते हैं, हम उन्हें नहीं देख पाते, और वो अपनी स्वीटनेस जो है उस रेगिस्तान में ही खो देते हैं। इसका मतलब ये है कि
इसी तरीके से जिस तरीके से समुद्र में हीरे पड़े रहते हैं, जिस तरीके से डेजर्ट एयर में भी, रेगिस्तान में भी फूल उगते हैं लेकिन उन पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो इसी तरीके से इन लोगों के साथ भी हुआ है। ये भी रियल जेम्स थे लेकिन इन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सम विलेज हैम्पटन, हो सकता था कि कुछ गांव वाले तो हैम्पटन की तरह होते, दैट विथ डॉन्टलेस ब्रेस्ट, जिसके अंदर बहुत ही उत्साह और जिसके अंदर भय नहीं था बिल्कुल भी। हैम्पटन हिस्ट्री में नाम याद रखा जाता है। हैम्पटन याद रखना, एक प्यूरिटन थे जिन्होंने चैलेंज किया था चार्ल्स फर्स्ट को, हैम्पटन। तो ऐसा उत्साह भी हो सकता था उनके अंदर अगर उन्हें मौका मिलता। द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड विद स्टूड, और वो लिटिल टायरेंट का मतलब है पर चार्ल्स फर्स्ट, वो चार्ल्स फर्स्ट के सामने टिके रहे। सम म्यूट इन ग्लोरियस मिल्टन हेयर में रेस्ट, और हो सकता है कुछ मिल्टन की तरह कवि भी होते हैं इनमें अगर इन्हें मौका मिलता। सम क्रोमवेल, कुछ क्रोमवेल की तरह भी हो सकते थे, गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्री ब्लड, जिसने अपने देश के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। हो सकते थे कुछ व्यक्ति यहाँ पर हैम्पटन की तरह भी हो सकते थे, मिल्टन की तरह भी हो सकते थे, क्रोमवेल की तरह भी हो सकते थे अगर उन्हें समय पर मौका मिलता। एप्लॉज ऑफ लिसनिंग सीनेट्स टू कमांड, जिस तरह सीनेट्स जो होते हैं जब उनकी स्पीच जो होती है उसकी वाहवाही होती है, हो सकता था इनकी भी वाहवाही होती अगर इन्हें मौका मिलता। द थ्रेड्स ऑफ पेन एंड रूइन टू डेस्पाइस, देखिए दर्द ने, पेन होता है दर्द ने, और रूइन ने, दर्द ने और रूइन ने, जो इनके साथ इन्हें दर्द महसूस दिया इन सारी ज़िंदगी में इन्हें, और जो ये नष्ट रहे, गरीब रहे सारी ज़िंदगी में, इन्हें इन चीज़ों ने नफ़रत दिलाई। स्कैटर्ड प्लेंटी ओवर स्माइलिंग लैंड, और स्कैटर्ड प्लेंटी ओवर स्माइलिंग लैंड, स्माइलिंग लैंड अपने देश के लिए, स्कैटर्ड बिखर गए, प्लेंटी बहुत, मतलब ये अपने देश के लिए कुछ भी नहीं कर सके ताकि इन्हें लोग याद कर सकें। रीड देयर हिस्ट्री नेशंस आई, और इन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया कि इन्हें हिस्ट्री में याद किया जा सके, क्योंकि इन्हें मौके ही नहीं मिले। अगर इन्हें मौके मिलते हो सकता था कि ये भी मिल्टन होते, इनमें भी हैम्पटन होता कोई, इनमें भी क्रोमवेल होता। तो यहाँ तक मैंने आज कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट पैरा में हम कंप्लीट कर देंगे पूरा का पूरा एलजी रिटर्न कंट्री चर्च चार्ट। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी थॉमस ग्रे है और एलजी रिटर्न कंट्री चर्च चार्ट एलटी ग्रेड में तो है ही, और नए सिलेबस जो यूपीटीजीटी पीजीटी में होंगे उनमें भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हमें थॉमस ग्रे की थोड़ी सी हल्की सी बायोग्राफी देखनी है, न कि डिटेल में, और एलजी रिटर्न कंट्री चर्च चार्ट को अच्छे से हमें डिटेल में पढ़ना है, इसकी बैकग्राउंड और थीम को देखना है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस सेशन को। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, उसे फॉलो कर लें, वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिलेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कोई भी क्वेरी हो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।